हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के इस लेक्चर में खान एवं खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं। ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं कि झारखंड में जो खनिज की जो पट्टियाँ हैं, इसको हम लोग तीन भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे मिनरल बेल्ट है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो साउथ का जो है वो है मेटल बेल्ट, ठीक है, यानी कि दक्षिण में धात्विक प्रधान खनिज पट्टी। तो आप यहाँ बगल में देखिए जो झारखंड का मैप है, उसमें मैंने तीन बेल्ट को ये डिवाइड किया हुआ है। तो वहाँ पे आप देखिए जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे देखिए वो जो है मेटालिक बेल्ट उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे सारे मेटल जो मिनरल्स होंगे वो वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो बीच में है वो है मध्य में ईंधन यानी कि फ्यूल खनिज प्रधान पट्टी। ये जो बीच वाला बेल्ट है, यहाँ पे जितने भी सारे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी यानी कि नॉन मेटल, ठीक है, जितने भी सारे नॉन मेटल जो भी मिलेंगे, ठीक है ना, वो सारे नॉन मेटल जो है वो इसी पट्टी पे मिलेंगे, अधात्विक खनिज पट्टी पे। फ्रेंड्स, झारखंड का जो खनिज पट्टी है, ठीक है ना, इससे जो भारत में कुल खनिज जो हम लोग को मिलता है उसका 40% सिर्फ झारखंड के खनिज पट्टियों से मिलता है, ठीक है। यानी पूरा इंडिया में जितने भी खनिज मिलते हैं उसमें 40% जो है वो सिर्फ झारखंड के खनिज पट्टियों से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही अच्छा बात है कि झारखंड में इतने सारे खनिज उपलब्ध है। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि इतने सारे खनिज झारखंड में ही क्यों उपलब्ध है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को अब इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, कि झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पर ही इतने सारे मिनरल्स क्यों पाए जाते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट के इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे कि झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्यों यहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया का फॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे तो झारखंड का समझ में आ जाएगा हम लोगों को। तो देखिए, इंडिया अभी जिस जगह पे है, ठीक है, क्या ये मिलियंस ईयर्स एगो भी क्या ये यहीं पे था? नहीं। तो ये रिसर्च से हमें पता चला है कि आज से 200-250 मिलियन ईयर्स एगो ये जो इंडिया है वो कहीं और था। वहाँ के बाद उसको मूवमेंट से धीरे 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 मूव करते हुए आज ये यहाँ पे पहुँचा और अभी भी ये मूवमेंट में ही है। तो इस पूरे थ्योरी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। सबको पता होगा इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इस थ्योरी के अनुसार है कि पहले जो जितने भी अभी महाद्वीप हैं सब अपने अपने जगह पे हैं। ये पहला सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। और जो लिथोस्फेयर होता है यानी कि स्थलमंडल, जिसका लगभग 80 से 100 किलोमीटर का जो पृथ्वी का ऊपरी परत है जिसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं, इसके अंदर एक एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये फ्लोट करता है लिथोस्फेयर, ठीक है। तो आप फिगर नंबर 1 में देखिए, जितने भी महाद्वीप है, ठीक है ना, सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। इसको हम लोग पेंजिया बोलते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप फिगर नंबर 2 में देखिए, ये जो पूरा पेंजिया, ये जो बड़ा पूरा लैंड मास था, ठीक है ना, इसका विघटन हुआ, ठीक है, ये टूटा। टूटने के बाद ये दो पार्ट में बट गया। जो नॉर्थ में जो पार्ट है उसको हम लोग लोरेशिया बोलते हैं और जो साउथ में जो पार्ट था उसको हम लोग गोंडवाना बोलते हैं, ठीक है। यानी दो पार्ट में पार्ट ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में एक जो समुद्र बना उसको हम लोग थेसिस सी बोलते हैं। तो आप फिगर नंबर 2 में देखिए, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है वो है इंडिया। तो आप देखिए कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया का पोजीशन कहाँ पे था।
ठीक है। फिर वो धीरे 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 चलते 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 वो आके आप फिगर नंबर 3 में देखिए, वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, ठीक है। और जो वहाँ पे डिपोजिशन था वो ऊपर आया, यानी कि तिब्बतियन प्लेट जो है, तिब्बतियन प्लेट का अपलिफ्टमेंट हुआ, जिसके कारण ही आज हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो था एक बस शॉर्ट में आपको बता दिया कि यहाँ पे इंडिया जो है वो पहले कहाँ पे था और फिर अभी फाइनली वो कहाँ पे आया, उसके बीच का। अब ये जो पूरा का जो कालक्रम है, ठीक है ना, इसका जो डिफरेंट डिफरेंट एरा में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हर एरा में क्या क्या चेंजेज हुआ इंडिया का। आइए अब हम लोग कालक्रम को देखते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एरा को। तो आप नीचे से देखिए, सबसे पहला जो है वो है प्री कैम्ब्रियन इरा, ठीक है। अब सब एरा के बाद हर एरा में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड भी डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ बगल में प्री कैम्ब्रियन इरा में जो पहला था आर्कियन पीरियड, धारवाड़ पीरियड, कुडप्पा एंड विंध्यन पीरियड, ठीक है। जब प्री कैम्ब्रियन इरा खत्म होता है तो फिर शुरू होता है पैलियोजोइक एरा, ठीक है। इसकी भी दो पीरियड है, लोअर पैलियोजोइक और अपर पैलियोजोइक। फिर आता है मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पीरियड है, गोंडवाना और कार्बोनिफेरस। और सबसे जो लेटेस्ट एरा है सेनेजोइक, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि किस किस पीरियड के जो चट्टान है, ठीक है ना, किस कर्म के जो चट्टान है वो है जो झारखंड में पाए जाते हैं। तो आप नीचे से देखिए, झारखंड में आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, कुडप्पा यहाँ नहीं मिलता है, विंध्यन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, कार्बोनिफेरस और सीनोजोइक। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैं फिर से बताऊंगा जब आऊँगा झारखंड में, तो वहाँ बताऊंगा किस किस क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। अभी चलिए हम लोग चलते हैं कि प्री कैम्ब्रियन इरा में एक्चुअल में जब इंडिया जो है, इससे पहले जो मैं बताया था कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है ना, जो पूरा पेंजिया है दो पार्ट में बट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो इंडिया को देखिए वहाँ मैंने रेड कलर से दिखाया था, आप एक बार बैक करके फिर से भी देख सकते हैं कि इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो जब वहाँ पे वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो उस समय इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, यह है प्री कैम्ब्रियन एरा का पार्ट है। क्या हुआ था यहाँ पे, यानी कि कैम्ब्रियन पूर्व भी इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा इंडिया है ना, वो 3 लैंडमास से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग लैंडमास होंगे मिलियन ईयर्स एगो, जो आपस में टकराए और ये इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 3 लैंडमास है, ठीक है ना, उसका नाम है एक सिंहभूम, धारवाड़ और अरावली। आप देखिए यहाँ पे उधर से धारवाड़, सिंहभूम और अरावली, ये जो तीनों कंटिनेंट हैं, ठीक है ना, ये जो तीनों महाद्वीप ये आपस में मिले तो पूरा इंडियन प्लेट बन गया, ठीक है ना, पूरा इंडियन प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। ये कब की घटना है, ये प्री कैम्ब्रियन एरा की है। अब देखिए, वो तीन लैंडमास जो आपस में आके मिले थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़, ठीक है ना, तो ये तीनों लैंडमास के मिलने के कारण उसके जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वो मिले वो जॉइंट्स को हम लोग लिनियामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जॉइंट्स में आज 3 रिवर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं जॉइंट्स में। तो जिसको हम लोग एक बोलते हैं सोन लिनियामेंट्स, या जहाँ पे सोन नदी फ्लो करती है, नर्मदा लिनियामेंट्स और गोदावरी लिनियामेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता चल गया कि पहले 3 लैंडमास जो थे वो आके मिले आपस में, तो ये पूरा इंडियन कंटिनेंट जो है, ये इंडियन प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन से प्लेट थे, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों का ये जो तीनों प्लेट मिले उसके जॉइंट्स में 3 लिनियामेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, वो नर्मदा लिनियामेंट्स, गोदावरी लिनियामेंट्स और सोन लिनियामेंट्स, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों नदी फ्लो कर रही है। ये भी प्री कैम्ब्रियन इरा का ही बात है। अब आइए हम लोग सीधे आते हैं कि गोंडवाना टाइम्स में यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटना है गोंडवाना टाइम्स का,
कि देखिए यहाँ तीनों जो लिनियामेंट्स थे, नर्मदा लिनियामेंट्स, सोन लिनियामेंट्स, गोदावरी लिनियामेंट्स, इसका रीएक्टिवेशन हुआ, यानी इसमें पुनः गोंडवाना टाइम्स में इसमें हलचल हुआ। ठीक है, ये फिर से एक्टिवेट हो गए। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्ट वैली बना। मतलब क्या, जो है जब ये प्लेट पूरा सारे लिनियामेंट्स जब एक्टिव हो गए तो क्या हुआ, रिफ्ट वैली कैसे बनता है, क्या उसमें जो होता है लैंड का सबमर्जेंस होता है। क्या होता है एक्चुअली, टेंसाइल फोर्स के कारण दो लैंडमास आपस में दूर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि बिखरते हैं। जब दो लैंडमास दूर होते हैं तो उसके बीच का जो लैंडमास होता है, ठीक है ना, वो पूरा बीच का लैंडमास पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाता है, यानी कि सबमर्जेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का जो बनता है उसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ मैप में देखिए आप, ये जो दामोदर रिफ्ट वैली और महानदी रिफ्ट वैली है, ये गोंडवाना टाइम्स का ही है। जब ये तीनों लिनियामेंट्स का फिर से एक्टिवेशन हुआ और फिर टेंसाइल फोर्स के कारण जब यहाँ पे लैंडमास का अलग हो रहे थे तो उसके बीच का जो बड़े बड़े लैंडमास थे वो सबमर्ज हो गए। ठीक है, अब उस समय गोंडवाना टाइम्स के समय में यानी कि पूरा कार्बोनिफेरस, उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो जो लैंडमास, ठीक है ना, जो जमीन के अंदर जहाँ पे चले गए तो उसके साथ बहुत सारे वहाँ पे जो जंगल थे वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला गया, सबमर्ज हो गया। और अंदर आपको पता ही होगा वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण वहाँ पे वो जो जंगल थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, जो भी पेड़ पौधा थे वो कोल बन गए, क्योंकि अंदर में तो पता ही, अंदर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण। ठीक है, अब जो वो रिफ्ट वैली बना, ठीक है ना, रिफ्ट वैली बना, वहाँ पे अभी भी दामोदर नदी और महानदी बहती है। और ये जो पूरा बेल्ट है, ठीक है ना, ये पूरा रिफ्ट वैली कोल फील्ड के लिए फेमस है। तो आपको पता चल गया होगा कि कोल क्यों पाया जाता है दामोदर और महानदी बेसिन पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि गोंडवाना टाइम्स में ये रीएक्टिवेशन हुआ था लिनियामेंट्स का, और वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट लैंड मास का सबमर्जेंस हो गया था ज़मीन के अंदर, जिसके कारण कोल बना। तो आपको तो एक चीज़ पता चल गया इतना पढ़ने के बाद कि झारखंड में कोयला क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दामोदर घाटी जो है, तो दामोदर बेसिन में पूरा कोयला है। ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग आते हैं एक एक एरा क्रम के चट्टान जो झारखंड में पाए जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि काल कर्म के आधार पर झारखंड में किस किस चट्टानों का पाई जाती है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि काल कर्म के आधार पर झारखंड में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसके नाम है आर्कियन क्रम के चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान, विंध्यन क्रम के चट्टान, ठीक है, कार्बोनीफेरस, गोंडवाना और सीनोजोइक, जो सबसे लेटेस्ट है सीनोजोइक कर्म के चट्टान पाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आर्कियन कर्म के चट्टान क्या है। तो ये जो आर्कियन कर्म के चट्टान जो है ना, ये सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, सबसे पुरानी। ये कब का है चट्टान, जब जो पृथ्वी है पूरा वो तरल अवस्था में था, मतलब क्या पूरा लिक्विड स्टेट में था। तो लिक्विड स्टेट से फिर वो जब सॉलिड स्टेट में आया, ठीक है ना, तो उस पूरे क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसी को हम लोग आर्कियन क्रम का चट्टान कहते हैं। ठीक है, और इस चट्टान में कोई फॉसिल नहीं पाया गया, यानी कि कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, उस समय लाइफ नहीं था, इसलिए कोई इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब इस क्रम के चट्टान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चट्टान है आर्कियन क्रम के, वो है ग्रेनाइट तथा नीस। ठीक है, ग्रेनाइट तथा नीस जो है ये प्रमुख चट्टान है आर्कियन क्रम के। अब क्या हुआ कि जो आर्कियन कर्म के जो चट्टान है उसका अपरदन हुआ। ठीक है, जो अब उसका भी इरोजन होने लगा। तो जब इरोजन होने के बाद जो चट्टान बना उसी चट्टान को हम लोग धारवाड़ क्रम का चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि धारवाड़ क्रम का चट्टान कैसे हुआ, तो आर्कियन क्रम का चट्टान का जो अपरदन हुआ, ठीक है ना, तो उसके कारण जो चट्टान बना, जो निर्मित हुआ, उसी को हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। अच्छा, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें भी कोई जीवाश्म नहीं मिलते हैं, कोई भी फॉसिल नहीं मिलते हैं। अच्छा, इस चट्टान को हम लोग धारवाड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चट्टान का मतलब इस प्रकार का चट्टान का खोज सबसे पहले कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है।
ठीक है, कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है, वहाँ पे इस क्रम का चट्टान का सबसे पहले खोज हुआ, इसलिए इसका नाम हम लोग धारवाड़ क्रम का दे दिए चट्टान। ठीक है ना, धारवाड़ क्रम इसका नाम पड़ा। अब अच्छा, झारखंड में ये जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोल्हान है, ठीक है ना, कोल्हान श्रेणी में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। तो उसमें जिला कौन कौन सा आएगा, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ठीक है आएगा। तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि जो ये सिंहभूम वाला क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है, मेटालिक बेल्ट यानी कि धात्विक खनिज के लिए। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ क्रम के चट्टान यहीं पे पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन, ये सब सारे जो जितने भी मेटल है सब ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये सब जो जिला है, मान लो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये ज़िला में मेटालिक बेल्ट क्यों मिलता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे धारवाड़ क्रम के चट्टानें मिलती है। और धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं वो किसके लिए फेमस है, वो मेटालिक बेल्ट के लिए, मेटालिक मिनरल्स के लिए वो फेमस है। ठीक है, तो और वो आप इजली बता सकते हैं कि कौन कौन से मेटल वहाँ पे पाए जाएंगे, कौन कौन सा मिनरल्स, तो वहाँ लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन इत्यादि। ठीक है, तो क्या होता है कि अब देखिए ये आप पूरा समझने के बाद क्या है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इजली दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पे लोहा पाया जाता है तो बताइए या कौन सा बेल्ट होगा, तो आप पहले बता दीजिएगा कि ये तो पक्का है मेटालिक बेल्ट होगा। ठीक है, किस क्रम के चट्टान के कारण यहाँ पे लोहा पाया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि नहीं वहाँ धारवाड़ क्रम के चट्टान होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये भी बता दिया है कि झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टान कहाँ पे पाए जाएंगे, सिर्फ कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग आते हैं कि विंध्यन क्रम के चट्टान। ठीक है, तो झारखंड में नहीं, हम लोग जो एरा देखे तो उसमें आपको देखे होंगे कि कडप्पा क्रम के बाद ये विंध्यन क्रम आएगा। तो कडप्पा क्रम के चट्टान दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, यहाँ झारखंड में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कडप्पा क्रम के बाद ही विंध्यन क्रम का चट्टान का विकास हुआ। ठीक है, तो ये झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं, तो विंध्यन क्रम के जो चट्टान है उसके अवशेष आपको सोन नदी के पास मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ मिलेंगे, जिसमें सैल, बालू, चूना पत्थर इत्यादि इसमें प्रमुख है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ इसमें कि जो पारसनाथ जो पहाड़ है इसका भी उत्थान जो हुआ है वो विंध्यन क्रम के समय ही हुआ है। ठीक है, जब विंध्यन क्रम चल रहा था उसी समय पारसनाथ पर्वत का उत्थान हुआ है। तो ये सोन नदी क्षेत्र में पाया जाएगा, यानी कि आप देखिए जो मैंने फर्स्ट में जो बताया था झारखंड को 3 जोन में डिवाइड किया था, तो जो नॉन मेटालिक जोन है, ठीक है ना, और इससे पहले भी वाला जो रिवर वाला लेक्चर था तो उसमें भी मैंने बताया था कि सोन नदी का क्या महत्व है झारखंड में, तो ये सिर्फ सीमा बनाती है। ठीक है ना, तो देखिए नॉन मेटालिक वाला जो बेल्ट है वहाँ पे पाए जाएंगे, और वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, चूना पत्थर, सैल, बालू, कास्मी एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड, आइए अब हम लोग देखते हैं कार्बोनिफेरस क्रम का। फ्रेंड्स, इस क्रम में क्या हुआ था कि कार्बोनिफेरस युग में पूरा जो गोंडवाना जो है, जो गोंडवाना लैंड जो मैंने दिखाया था, तो वो पूरा गोंडवाना लैंड का क्या हो गया, हिमानीकरण हो गया, यानी कि पूरा बर्फ़ से ढक गया। उसके साथ ही साथ इंडिया का पूरा ढक गया, यानी कि झारखंड में भी पूरा बर्फ़ से पूरा ढक गया। फिर इसके जो अवशेष है, ठीक है ना, आज भी नदियों के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ, झारखंड में कहाँ जाते हैं, तो झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसके अवशेष पाए गए हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ, ठीक है ना, जब हिम चादर जो है पूरा हटना शुरू हुआ, तो बड़े बड़े पहाड़ का भी अपरदन होने लगा। ठीक है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ छोटे हो गए, और कुछ जो छोटे छोटे पहाड़ थे, ठीक है ना, वो तो लगभग समतल जमीन बन गया। ठीक है, तो ये पूरा घटना जो है कार्बोनिफेरस क्रम के समय हुआ था। आइए अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम। तो गोंडवाना क्रम जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि
गोंडवाना काल को ही हम लोग कोयला युग भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले बता दिया है गोंडवाना क्रम को डिस्क्राइब करके डिटेल से बाय मैप कि इंडिया में देखिए गोंडवाना क्रम में क्या हुआ था। जो लिनियामेंट्स थे, 3 लिनियामेंट्स, उसके रिएक्टिवेशन हुआ, जिसमें रिफ्ट वैलियाँ बनी, 2 दामोदर रिफ्ट वैली और महानदी रिफ्ट वैली, जो कि पूरा कोल फील्ड है, पूरा बेसिन। तो वहाँ कोल का फॉर्मेशन, कोयला का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने बताया, ये गोंडवाना कर्म के समय ही हुआ था। ठीक है, इसलिए गोंडवाना कर्म की चट्टानें जहाँ भी झारखंड में पाई जाती है वहाँ पे पूरा डीजल फ्यूल पाया जाता है, वहाँ पे ईंधन पाया जाता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट में जो मैंने झारखंड का मैप लिया हुआ था उसको 3 पार्ट में मैंने बांटा था। ठीक है ना, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। ईंधन तो जो बीच वाला जो पार्ट था वो फ्यूल के लिए था। बीच वाला जो पार्ट है वहीं पे गोंडवाना कर्म के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोयला के लिए फेमस है, दामोदर नदी बेसिन और महानदी बेसिन। आइए अब हम लोग देखते हैं सीनोजोइक क्रम को। तो ये जो सीनोजोइक क्रम है इसमें क्या हुआ कि ये लेटेस्ट है, मैंने बताया, यानी कि जब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और वो चलते चलते आके यूरेशियन प्लेट से जब टकराया। ठीक है, जहाँ पे तिब्बतियन प्लेट का तिब्बतियन प्लेट जो है उसका अपलिपमेंट हुआ, जिसके कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पे छोटा नागपुर का जो पठार था उसमें भी हलचल हुआ। जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ छोटा नागपुर के पठार में भी हलचल हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 3 चरण में यहाँ पे अपलिपमेंट हुआ पठार का। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे है पाट क्षेत्र, जो है पाट क्षेत्र और रांची और हजारीबाग का जो पठार है। ठीक है ना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रांची और हजारीबाग का जो पठार है वो एक ही पठार है, बस बीच में उसको दामोदर नदी अलग करती है। ठीक है ना, तो उस समय में इसका अपलिपमेंट हुआ था। तो जो ये जो पाट क्षेत्र जो हम लोग बोलते हैं उसका लगभग 3000 से 3600 फीट तक इसका ऊंचा हो गया ये, और रांची हजारीबाग का पठार जो है वो 1000 से 2000 फीट तक ऊंचा उठ गया। ठीक है, तो और ये ऊंचा उठने के बाद ये जो पठार है ये सब ऊंचा उठने के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे सरिताएं जो हैं वो उत्पन्न हुए, यानी कि बहुत सारे नदियाँ जो है वो पुनर्जीवित हो गई, जैसे कि स्वर्ण रेखा, कांची, रारू, उत्तरी कोयल, ये सब नदियाँ जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो गई। ये सब कुछ हुआ था। फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि झारखंड में किस किस क्रम के चट्टानें पाए जाते हैं और हर क्रम के चट्टानों में कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे खनिज को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खनिज है झारखंड में पाए जाने वाले वो है कोयला। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड भारत का 1/3 कोयले का भंडारण रखता है। ठीक है, यानी देश का 33.4% कोयला झारखंड में ही पाया जाता है, इसलिए यह टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कोयला के मामले में झारखंड जो है भारत का टॉप स्थान पर है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया का ये 1/3 कोयला सिर्फ झारखंड से ही उत्पन्न होता है। जो परसेंटेज में आप देखिएगा वो है 33.4%, यानी कि। और यहाँ पे जो कुल भंडारण है अभी झारखंड में, जो कोयला है, जितने भी बेल्ट है, कोल बेल्ट, उसमें जो कुल भंडारण है वो है 69,128 मिलियन टन। और फ्रेंड्स, यहाँ आप बगल में देखिए, ये जो कोल का जो टाइप है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो ये क्या है कि सबसे गुड क्वालिटी का जो कोयला होता है वो है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। तो यहाँ झारखंड में है जो ये दोनों प्रकार के कोल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट भी। अच्छा, यहाँ कोयले क्यों पाए जाते हैं? तो यहाँ और किस क्रम के चट्टानों के कारण होता है? तो ये मैं बता दिया हूँ कि यहाँ गोंडवाना क्रम के चट्टानों के कारण यहाँ पे कोयला की प्राप्ति होती है। वो जो लिनियामेंट में दामोदर रिफ्ट वैली बेसिन का फॉर्मेशन हुआ था और महानदी रिफ्ट वैली का, जिसके कारण यहाँ पे कोयला की प्राप्ति होती है। तो कौन से क्रम के चट्टानों के कारण यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों का। अच्छा, यहाँ पे हर साल कितना कोयला उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे लगभग प्रति वर्ष 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है झारखंड से। कितना फ्रेंड? 8.5 करोड़ टन। अब क्या है, कोयले का उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से झारखंड में जो क्षेत्र है, कोल क्षेत्र है, इसको 5 भागों में बांट दिया गया है।
ठीक है। तो ये जो पहला भाग है वो है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंदर आ जाएगा जैसे झरिया हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। ठीक है। बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, तो बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंदर आ जाएगा आपका हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि। फिर अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा जयंती, सहजोरी, करैया आदि। फिर है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा जिलवारी, पचवारा इत्यादि। उसके सबसे लास्ट उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा आपका डाल्टनगंज और ये अमानत नदी की जो घाटी है वो सब। तो फ्रेंड्स मतलब कि जितना कोयला का भंडारण और उत्पादन उसके अनुसार यहाँ पे 5 क्षेत्र में बांटा गया है जो मैं बता दिया, और उसके अंदर कौन कौन सा आएगा। आप यहाँ बगल में देखिए जो मैंने मैप लिया है, इसमें झारखंड में मेजर जो कोल फील्ड है वो दिखाया गया। तो जो भी ब्लैक ब्लैक में आप देखिए चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, साउथ कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा, औरंगा, गिरिडीह, ठीक है ना, देवघर, ठीक है, ये सब सारा क्या है, डाल्टनगंज, ये सब क्या कोल फील्ड है। ठीक है ना, जहाँ से कोल का बेल्ट है जहाँ से कोयला का उत्पादन होता है। अब क्या है कि झारखंड में जो है ना दामोदरी घाटी है ना वो देश में उच्च श्रेणी के कोयला भंडारण में सबसे आगे है। ठीक है ना, उच्च श्रेणी का कोयला भंडार प्लस उत्पादन में जो दामोदर नदी घाटी है वो सबसे आगे है। और दामोदर नदी घाटी में जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो है झरिया। ठीक है, झरिया जो है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आएगा, वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्पादक की दृष्टि से। और साथ में झरिया में ही सबसे उत्तम किस्म की कोकिंग कोयल पाया जाता है। ठीक है ना, कोकिंग कोल जो होता है वो सबसे उत्तम किस्म का वो कहाँ पाया जाता है, झरिया में। और भी यहाँ पे मैं लिस्ट एक बना दिया हूँ कि कौन कौन सा ज़िला है जहाँ पे कोयला का भंडारण पाया जाता है। तो आप देखिए धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गढ़वा, रामगढ़ इत्यादि। फ्रेंड्स ये तो हो गया कोल के बारे में। अब क्या है कि और भी बहुत सारे खनिज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसका मैं पार्ट 2, पार्ट 3 तक कोशिश करूँगा लाने के लिए, जिस पे सारे खनिज को मैं शामिल करने का कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे खनिज को मैं लेके आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप इस पर प्लीज़ अपना कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।